और एक क्लास आज का हमारे पास जो नया चैप्टर है दैट इज अबाउट होम्योस्टैसिस। आपकी बायोलॉजी की बुक का ये न्यू चैप्टर है। तो होम्योस्टैसिस की बेसिक डेफिनेशन अगर हम देखें तो होम्योस्टैसिस की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जितने भी प्रोसेसेस हो रहे हैं, जितने भी मैकेनिज्म्स हो रहे हैं, जितने भी काम हो रहे हैं बॉडी के अंदर, उन सबको मेंटेन करना, उन सबको रेगुलेट करना होम्योस्टैसिस की डेफिनेशन के अंदर आता है। अब होम्योस्टैसिस होता किस तरीके से, फॉर एग्जांपल हमारे अंदर बॉडी के अंदर कोई प्रोसेस है, कोई ऐसा मैकेनिज्म है जिसके अंदर कोई चीज प्रोड्यूस हो रही, ठीक है। अब वो चीज हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो रही है तो उसकी बॉडी ने एक लिमिट सेट करी है कि बॉडी के अंदर वो चीज इतनी क्वांटिटी या इतनी तादाद के अंदर प्रोड्यूस होनी चाहिए लाजमी। फॉर एग्जाम्पल ऐसा कोई सिचुएशन आ जाती है या फिर ऐसी कोई केस हो जाता है कि आपकी बॉडी जो होती है थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है और वो उतनी तादाद में वो चीज प्रोड्यूस नहीं कर पा रही। तो जब आपकी बॉडी वो चीज प्रोड्यूस नहीं कर पा रही होती तो आपकी बॉडी क्या करती है, आपकी बॉडी ऐसे सिग्नल भेजती है, ऐसी हॉर्मोन्स रिलीज करती है, ऐसे एक्शंस लेती है कि उससे होता क्या है कि वो चीज अगर कम प्रोड्यूस हो रही थी तो उसकी तादाद को ज्यादा बढ़ा देती है, मतलब उसकी प्रोडक्शन को ज्यादा कर देते हैं तो वो ज्यादा बनना शुरू हो जाएगी। या अगर वो और एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हो रही थी तो फिर उसकी प्रोडक्शन को थोड़ा सा कंट्रोल कर। तो इसका मतलब हुआ कि होम्योस्टैसिस का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी चीज हमारे पास जो नॉर्मल तरीके कार है उससे थोड़ी आउट चली जाती है तो उस चीज को वापस नॉर्मल तरीके कार के अंदर लेकर आना होम्योस्टैसिस का प्रोसेस कहलाया जाता है। तो होम्योस्टैसिस का प्रोसेस बेसिकली हुआ क्या कि हमारे पास नॉर्मल पाथवे हो रहा था किसी चीज का, वो चीज अब उसके बाद आगे नहीं हुई, रुक गई होना। तो हमारी बॉडी क्या करती है, ऐसी चीजें रिलीज करती है, ऐसे उसके ऊपर हॉर्मोन्स को एक्ट कराती है कि वो चीज अपने आप फिर होना शुरू हो जाती है। तो ये हमारे पास होम्योस्टैसिस के अंदर आता है। अगर आपकी बुक के अंदर हम देखें तो बुक के अंदर होम्योस्टैसिस का स्टार्ट ऐसे ही हुआ है कि द इंटरनल कंडीशंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज रिफर्ड टू एज इंटरनल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स H2O क्वांटिटी। आपकी बॉडी जो होती है उसके अंदर आपका एक इंटरनल एनवायरनमेंट होता है। वो इंटरनल एनवायरनमेंट होता क्या है, जिस एनवायरनमेंट के अंदर आपके सेल्स मौजूद होते हैं, जिस एनवायरनमेंट के अंदर आपकी बॉडी फंक्शन कर रही है, काम कर रही है, डिफरेंट प्रोसेसेस कर रही है, वो आपकी बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट कहलाया जाएगा। इंटरनल एनवायरनमेंट वो होता है जो नॉर्मल एनवायरनमेंट हो, ठीक है, उसके अंदर कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं हो, सारी चीजें नॉर्मल कंडीशंस के ऊपर काम कर रही हो, ठीक है। तो नॉर्मल कंडीशंस आपकी बॉडी के अंदर होती क्या है कि आपकी बॉडी के अंदर एक स्पेसिफिक लिमिट के अंदर H2O मौजूद होता है, पानी आपकी बॉडी के अंदर एक लिमिट के अंदर मौजूद होता है, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि बहुत ज्यादा पानी मौजूद है या फिर ऐसा नहीं है कि बहुत कम पानी है, एक लिमिट के अंदर पानी मौजूद होता है। आपकी बॉडी के अंदर डिफरेंट सॉल्यूट्स मौजूद होते हैं, डिफरेंट पार्टिकल्स, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, वेस्ट के भी और काम की चीजों के भी। आपकी बॉडी का एक स्पेसिफिक टेम्परेचर मेंटेन होता है, ऐसा नहीं है कोई पार्ट बहुत ठंडा है तो कोई पार्ट बहुत ज्यादा गर्म हुआ है, नहीं। आपकी बॉडी का एक कांस्टेंट या स्पेसिफिक टेम्परेचर मेंटेन हुआ हुआ। तो ये सारा का सारा क्या है, एक इंटरनल एनवायरनमेंट है जो कि आपको जिंदा रहने के लिए कांस्टेंट रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप आज जो है आपकी बॉडी के अंदर पानी बहुत ज्यादा है, कल जो है आपकी बॉडी के अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं होगा, नहीं। आपकी बॉडी के अंदर पानी जो है वो रोजाना एक लिमिट के अंदर ही रहेगा। तो ये हमारे पास इंटरनल एनवायरनमेंट हो गया। अब ऐसे अगर कोई सिचुएशन होती है कि आपका इंटरनल एनवायरनमेंट बॉडी का डिस्टर्ब हो जाए, ठीक है, आपकी बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट थोड़ा सा आउट हो जाए। टेम्परेचर की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो टेम्परेचर अगर हमारे पास आपकी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर वो टेम्परेचर आपकी बॉडी का इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है टेम्परेचर, तो आपकी बॉडी क्या करेगी, उसको ऐसे ही रहने नहीं देगी, उस टेम्परेचर को नीचे की तरफ खींच के लेकर आएगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर तो 37 है ना, अगर आपका बॉडी टेम्परेचर 40 डिग्री पे चला जाता है तो क्या हुआ, वो ज्यादा हो गया। अब बॉडी को वो बर्दाश्त नहीं होगा, बॉडी क्या करेगी, आपका ब्रेन ऐसे हार्मोन्स रिलीज करेगा कि वो टेम्परेचर आपका नीचे की तरफ लेकर आए वापस से 37 के ऊपर। उसी तरीके से अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर 37 से नीचे चला जाता, 30 हो जाता, तो बॉडी क्या करेगी, उस टेम्परेचर को इंक्रीज करवाएगी। तो ये दोनों प्रोसेस करवा सकती है, उस चीज को इंक्रीज भी करा सकती है और उस काम को डिक्रीज भी करा सकती है। तो इससे हमारे पास क्या होगा, एक मेंटेन हो जाएगी चीज, हम उस रेंज के अंदर रहेंगे कि 37 के आसपास ही रहना है बॉडी, ये चीज हमारे पास हो जाती है। ठीक हो गया। इसका फ्लो चार्ट आपको यहाँ पे बना के दिखाया हुआ है। तो होम्योस्टैसिस इज अ सेट ऑफ मेटाबॉलिज्म व्हिच मेंटेन्स द इंटरनल एनवायरनमेंट। आपके इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट पे मेंटेन रखने के लिए जो प्रोसेसेस होते हैं उनको होम्योस्टैसिस कहा जाता है। अच्छा, अच्छा, होम्योस्टैसिस होता किस तरीके से, होम्योस्टैसिस होता है
फीडबैक मैकेनिज्म के जरिए। अब फीडबैक मैकेनिज्म होता क्या है हमारे पास, ये चीज मैं आपको इस फ्लो चार्ट के जरिए बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक नॉर्मल पॉइंट था, ये येलो कलर का बॉक्स बना हुआ है, एक नॉर्मल पॉइंट था, एक वैल्यू थी जो इतनी होनी चाहिए आपके इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर, कांस्टेंट है, ठीक है, नॉर्मली यही होती है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा कोई केस हो गया, ऐसा कोई सिनेरियो हुआ जिसके अंदर वो वैल्यू क्या हो गई, या तो डिक्रीज हो गई या इंक्रीज हो गई, ठीक हो गया, कुछ ना कुछ हो गया, उस वैल्यू को चेंज हो गई, वो वैल्यू वही नहीं रही, या तो बढ़ गई या कम हो गई। होता क्या है जब ये वैल्यू चेंज होती है, चेंज हो जाती है, कम हो जाती है, बढ़ जाती है, इसकी वजह से होता क्या है, हमारे जो रिसेप्टर होते हैं ना बॉडी के अंदर, जगह जगह एक रिसेप्टर सेंसर लगे हुए होते हैं, वो सेंसर उस चेंज को सेंस कर लेते हैं कि यार कोई ना कोई चेंज हुआ है, कोई ना कोई बदलाव आया है यहाँ पे। अब वो क्या बदलाव आया है, वो उसको ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, और उस चेंज को, ये रिसेप्टर हमारे पास है, ये उस चेंज को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उस चेंज को सेंस करते हैं कि भाई यहाँ पे कोई चेंज हुआ है, नॉर्मल टेम्परेचर से एक्सीड कर गया या बढ़ गया या कम हो गया, कुछ ना कुछ हुआ है। वो उस चेंज को बताते हैं कंट्रोल सेंटर में। कंट्रोल सेंटर आपका ब्रेन होता है, आपके ब्रेन को बताते हैं कि भाई ब्रेन यहाँ यहाँ बॉडी के इस इलाके में ये चेंजेस आ गए, नॉर्मली ये होता है और ये चेंजेस आ गए। आपका ब्रेन क्या करता है, आपका ब्रेन फिर करेक्टिव मैकेनिज्म को लॉन्च करता है। करेक्टिव मैकेनिज्म क्या हो सकते हैं, करेक्टिव मैकेनिज्म के अंदर या तो चीज को इंक्रीज करा दिया जाएगा या चीज को डिक्रीज करा दिया जाएगा, ठीक है, करेक्टिव मैकेनिज्म में ठीक करना है उस चीज को। वो मैकेनिज्म स्टार्ट होता है, वो मैकेनिज्म स्टार्ट होने की वजह से जब वो मैकेनिज्म अपना काम करता है, तो फिर आपकी जो कंडीशन होती है या फिर जो वैल्यू होती है वो क्या हो जाएगी, वापस से बैक टू नॉर्मल हो जाएगी। अगर डिक्रीज हुई थी तो इंक्रीज करके नॉर्मल कर देंगे, अगर इंक्रीज हुई थी तो डिक्रीज करके नॉर्मल कर देंगे, नॉर्मल बहरहाल कर देंगे। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म क्या हुआ, किसी भी होटल वगैरह में अगर हम जाते हैं तो वहां पे बंदा आके हमसे हमारा फीडबैक पूछता है कि आपको खाना पसंद आया या नहीं पसंद आया, या फिर किसी भी वेबसाइट के ऊपर भी ऐसी चीज होती है, आपका फीडबैक मांगते हैं कि आपको ये चीज पसंद आई या नहीं पसंद आई। तो वो फीडबैक क्यों मांगते हैं, कि अगर किसी को कोई चीज पसंद नहीं आई है तो वो फीडबैक देगा कि भाई मुझे ये चीज पसंद नहीं आई, फिर वो जाके अपने कंट्रोल सेंटर के ऊपर बताएगा कि भाई उस बंदे को ये चीज नहीं पसंद आई, फिर उसका कंट्रोल सेंटर क्या करेगा, जो चीज पसंद नहीं आई थी उस चीज को ठीक करेगा, ठीक है, उस चीज के टेस्ट को ठीक करेगा। और फिर क्या होगा, जब वो चीज दोबारा उस बंदे के पास जाएगी तो बंदा खुश हो जाएगा, बंदा नॉर्मल हो जाएगा कि वो चीज तो ठीक हो गई है। तो ये चीज हमारे पास फीडबैक मैकेनिज्म कहा जाता है। ये तो हमारे पास हो गई इसकी जनरल डेफिनेशन के हमारे पास होता क्या है, ठीक है। अब अगर हम बात करें प्लांट्स की, तो स्पेसिफिकली हम प्लांट्स की बात करें कि अडेप्टेशन ऑफ प्लांट फॉर डिफरेंट इंटरनल कंडीशन। प्लांट्स जो हमारे पास होते हैं, प्लांट्स ने किस तरीके से अडेप्ट किया हुआ है एनवायरनमेंट के अंदर अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करने के लिए। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का इंटरनल एनवायरनमेंट है, भले वो प्लांट हो या एनिमल हो। तो प्लांट्स की अगर हम बात करें तो प्लांट्स का भी कोई ना कोई इंटरनल एनवायरनमेंट है। अब उन्होंने अपने आप को अडेप्ट किस तरीके से किया हुआ है, उनके अंदर क्या मैकेनिज्म होता है, क्या तरीकेकार होता है कि वो अपने चेंजेस को वापस से नॉर्मल पॉइंट के ऊपर लेकर आए। अगर कोई चीज इंक्रीज हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, तो वो उसको नॉर्मल की तरफ कैसे लेकर आएंगे, प्लांट्स के अंदर भी कोई ना कोई मैकेनिज्म होगा। तो ये हम डिस्कस कर रहे हैं कि होम्योस्टैसिस इन प्लांट्स के तीन मेजर पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। थ्री मेन एस्पेक्ट्स ऑफ होम्योस्टैसिस इन प्लांट्स हम डिस्कस करेंगे। पहला हमारे पास क्या है, ऑस्मो रेगुलेशन। दूसरा हमारे पास थर्मो रेगुलेशन। तीसरा हमारे पास एक्सक्रीशन। इन तीनों की अगर बेसिक डेफिनेशन बताऊं तो ऑस्मो रेगुलेशन हमारे पास क्या चीज होती है। ऑस्मो रेगुलेशन आपको नाम से ही पता चल रहा है, ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो का मतलब वाटर और रेगुलेशन का मतलब कंट्रोल। तो मतलब वाटर का कंट्रोल, कि वाटर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, अगर ज्यादा हो गई है तो उसको कम करना, अगर कम हो गई है तो उसको ज्यादा करना, इस चीज को मेंटेन करना ऑस्मो रेगुलेशन के अंदर आ जाएगा। थर्मो रेगुलेशन के अंदर थर्मो आ गया मतलब टेम्परेचर आ गया, तो टेम्परेचर अगर ज्यादा हो गया तो टेम्परेचर को कम करना, और अगर टेम्परेचर कम हो गया है तो टेम्परेचर को ज्यादा करना, वो थर्मो रेगुलेशन के अंदर आ जाएगा, ठीक है, टेम्परेचर को लिमिट के अंदर रखना। एक्सक्रीशन के अंदर आपके पास क्या आ जाएगा, कि जो भी प्लांट के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट हो रहा है, उसके सेल्स के अंदर काम होने की वजह से वेस्ट जनरेट हो रहा है, उस वेस्ट को प्लांट से बाहर एक्सक्रीट कराना, ठीक है, उस वेस्ट को प्लांट से बाहर निकालना एक्सक्रीशन के अंदर आ जाएगा। मेटाबॉलिक टॉक्सिक वेस्ट हमारे पास हो गया, जैसे कि हमारे पास मेटाबॉलिक सब्सटेंसेस यानी यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, गम्स हो गए, लैटेक्स हो गया, ये सारी की सारी चीजें टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं
जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर रह जाएंगे तो वो उसको डैमेज कॉज करेंगे। तो उन चीजों का बाहर आना जरूरी हो जाता है, तो उन चीजों को बाहर एक्सक्रीशन के थ्रू लाया जाता है। तो ये 3 हमारे पास मेजर प्रोसेसेस हैं जो कि एनिमल्स में भी होते हैं और प्लांट्स में भी होते हैं। तीनों के तीनों प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में होते हैं, ठीक है। थर्मोरेगुलेशन, ऑस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन, होमियोस्टेसिस के 3 मेजर प्रोसेसेस हैं। तो अगर हम अपने पहले प्रोसेस को डिस्क्राइब करें, एक्सक्रीशन की अगर हम बात करें, अब क्योंकि हम सिर्फ प्लांट्स की बात कर रहे हैं इधर, स्पेसिफिकली एनिमल्स की आगे बात करेंगे, लेकिन अभी जस्ट हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं। तो प्लांट्स के अंदर हमारे पास होता क्या है, प्लांट्स के अंदर एक्सक्रीशन की अगर बात करें तो प्लांट्स हमारे पास, सबसे पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि प्लांट्स एक्सक्रीट क्या कराते हैं। हमने रेस्पिरेशन के अंदर पढ़ा था कि प्लांट्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन को अंदर खींचते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को गिव ऑफ कराते हैं। तो प्लांट्स के लिए एक्सक्रीटरी या फिर वेस्ट मटेरियल क्या चीज हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड को वो एक्सक्रीट भी करा सकते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर भी करा सकते हैं। प्लांट्स जो है वो टाइमिंग्स के ऊपर डिपेंड करता है। दिन के टाइम प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन को एक्सक्रीट करते हैं, और रात के टाइम वो इसका ऑपोजिट कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब प्लांट्स के अंदर ऐसे मैकेनिज्म होने चाहिए कि वो दोनों सूरतों में काम आए, वो कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर भी कर सके और कार्बन डाइऑक्साइड को वक्त आने पे एक्सक्रीट भी कर सके, क्योंकि उसको तो दिन के अंदर तो कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर करनी है और रात के टाइम उसको कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीट करनी है। तो इसके अंदर दोनों मैकेनिज्म होते हैं प्लांट्स के अंदर। ये होता कैसे है हमारे पास, एट डे टाइम प्लांट परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन सेल्स एंड रेस्पिरेशन इन ऑल लिविंग सेल्स। ठीक हो गया। दिन के टाइम पे जितने भी ग्रीन सेल्स हमारे पास होते हैं, जिन सेल्स के पास क्लोरोफिल मौजूद होता है, वहां पे फोटोसिंथेसिस होता है, और जो बाकी के सेल्स हमारे पास हो गए, रूट्स वगैरह हो गए, वहां पे रेस्पिरेशन होता है। ठीक है। अब इसके अंदर होता क्या है हमारे पास, द CO2 प्रोड्यूस्ड इन रेस्पिरेशन इज यूटिलाइज्ड इन फोटोसिंथेसिस। अगर हमारे पास बॉडी के दूसरे जो लिविंग सेल्स है वहां पे रेस्पिरेशन हो रही है, तो रेस्पिरेशन के अंदर होता क्या है, हमने इंसानों के अंदर भी यही पढ़ा है कि, और प्लांट्स में भी यही पढ़ा है कि रेस्पिरेशन जहाँ पे होती है ना, वहां पे होता क्या है कि ऑक्सीजन को इस्तेमाल करके रेस्पिरेशन कराई जाती है, और प्रोड्यूस क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है हमारे पास, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सक्रीट होना होता है। लेकिन क्योंकि हमारे पास दिन का टाइम है, तो दिन के टाइम पे प्लांट क्या करा रहे होते हैं, फोटोसिंथेसिस करा रहे होते हैं। फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी क्या चीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड लाजमी होता है। अब क्योंकि प्लांट के दूसरे सेल्स हमारे पास रेस्पिरेशन करा रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करा रहे हैं, तो प्लांट क्या करेगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है ना, उसको भी इस्तेमाल कर लेगा फोटोसिंथेसिस के अंदर। उसे चाहिए होगी ना फोटोसिंथेसिस के लिए, तो वो फोटोसिंथेसिस के लिए उस कार्बन डाइऑक्साइड को भी इस्तेमाल कर लेता है। ये चीज हमारे पास हो गई। when rate of photosynthesis will be higher than respiration, or the plant gets extra CO2 from the air and releases extra oxygen in air through stomata। प्लांट्स जो होते हैं, अगर उनके क्वांटिटी जितनी उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड की चाहिए फोटोसिंथेसिस कराने के लिए वो ज्यादा है, तो वो क्या करेंगे, एक तो अपने पास से कार्बन डाइऑक्साइड वो इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा वो क्या करेंगे, हवा के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर इनहेल कर लेंगे, उसको इस्तेमाल करेंगे, और बदले में वो कार्बन ऑक्सीजन को गिव ऑफ कर देंगे। दिन के टाइम की बात हो रही है, ऑक्सीजन को गिव ऑफ कर देंगे। लेकिन रात के टाइम हमारे पास क्या चीज होती है, रात के टाइम प्लांट जो है वो सारे के सारे सेल्स, भले वो ग्रीन सेल्स हो या लिविंग सेल्स हो, वो प्लांट के सारे सेल्स रेस्पिरेशन ही करते हैं, क्योंकि धूप तो है नहीं, तो वो रेस्पिरेशन करेंगे। रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गिव ऑफ होता है। तो प्लांट्स क्या करते हैं, वो हवा के अंदर से ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, यूज करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को गिव ऑफ करते हैं। रेस्पिरेशन के अंदर भी पहला चैप्टर जो था हमारा रेस्पिरेशन का, उसके अंदर भी हमने यही चीज पढ़ी। अच्छा, ये तो हमारे पास हो गया कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सक्रीशन और स्टोरेज, हमारे समझ आ गई कार्बन डाइऑक्साइड अंदर बाहर कैसे करता है प्लांट्स के अंदर। दूसरी चीज हमारे पास है वाटर की, कि वाटर हमारे पास किस तरीके से मेंटेन होता है प्लांट्स के अंदर। वाटर भी तो मेंटेन होना होगा ना, वाटर कैसे मेंटेन होगा हमारे पास। तो वाटर मेंटेन इस तरीके से होता है कि हमारे पास एक प्रोसेस होता है जिसका नाम है ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन हमारे पास क्या प्रोसेस होता है, ट्रांसपायरेशन का मतलब ये होता है कि हमारे पास प्लांट के अंदर से वाटर के मॉलिक्यूल्स एक्सक्रीट हो जाना, या फिर रिमूव हो जाना, या फिर निकल जाना। ठीक है। रिमूवल ऑफ वाटर जो होता है ना, वो दो तरीकों से प्लांट के अंदर होता है। रिमूवल ऑफ वाटर से मुराद ये कि वाटर को निकाल लें हम, एक्स्ट्रा पानी जितना मौजूद है। अब पौधे को हम पानी देते रहे, हम उसको हर वक्त पानी दे रहे हैं, उसको एक लिमिट में पानी चाहिए होगा ना,
उसका भी इंटरनल एनवायरनमेंट है, उसके इंटरनल एनवायरनमेंट में भाई इतनी लिमिट है पानी की, हम उसको ज्यादा पानी दे रहे हैं, तो उसने एब्जॉर्ब कर लिया ज्यादा पानी। अब क्या हो गया, वो पानी एक्स्ट्रा हो गया, एक्सेस में आ गया वो पानी, अब उसको वो पानी बाहर निकालना है। इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर तो जगह है नहीं है बहुत, तो उसको पानी बाहर निकालना है। अब वाटर का रिमूवल दो तरीकों से होता है, दो प्रोसेस। एक प्रोसेस हमारे पास है ट्रांसपायरेशन का, और दूसरा प्रोसेस है गटेशन का। ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस क्या होता है, उसके अंदर वाटर हमारे पास जो रिमूव होता है ना, वाटर हमारे पास वेपर्स की फॉर्म में रिलीज होता है। वेपर्स की फॉर्म में कैसे, गैस की फॉर्म में हमारे पास भाप जो होती है ना, गर्म भाप नहीं होती, लेकिन भाप की फॉर्म में वो वाटर वेपर गैशियस स्टेट के अंदर वो रिलीज होना शुरू हो जाता है पत्तों में से। एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट हमारे पास क्या होता है, पत्ते होते हैं, हवा में होते हैं ना ये पत्ते, तो उन पत्तों के ऊपर से ट्रांसपायरेशन होने लगती है। ट्रांसपायरेशन मतलब उन पत्तों के सरफेस के ऊपर पानी आता है, और वो पानी टेम्परेचर की वजह से दिन के टाइम में उड़ जाता है हवा के अंदर, क्योंकि वो एवेपोरेट हो जाता है पानी वहां पे, तो वो ट्रांसपायरेशन हमारे पास हो जाती है। तो एक्स्ट्रा वाटर को ट्रांसपायरेशन के जरिए प्लांट जो है वो रिमूव करवाता है अपने अंदर से। एक तो ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस हो गया, पत्तों के ऊपर पानी आ जाता है और वो पानी का सारा एवेपोरेट हो जाता है, ये चीज हो गई। दूसरा प्रोसेस हमने पढ़ा गटेशन का। गटेशन हमारे पास क्या चीज होती है, गटेशन के अंदर इज द रिमूवल ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड फ्रॉम द मार्जिन ऑफ लीव्स through special pores, hydrothodes. It only occurs at night when water pressure is high in leaves and low temperature environment is present. अच्छा, जो ट्रांसपायरेशन होती है ना हमारे पास, ट्रांसपायरेशन सिर्फ डे टाइम के अंदर होती है, ये चीज आपको याद करनी की, ट्रांसपायरेशन सिर्फ डे टाइम के अंदर होगी, ठीक है, दिन के टाइम पे। और ट्रांसपायरेशन के अंदर पानी आता है और वो वेपर की फॉर्म में इवेपोरेट होता है, ठीक है। जो गटेशन हमारे पास होती है ना, गटेशन होती है नाइट के टाइम। गटेशन रात के टाइम पे होती है, तो रात के टाइम पे गटेशन होती किस तरीके से, जो हमारे पास लीफ होता है ना, जी एमएन क्वेश्चन है बेटा। गटेशन का जो हमारे पास प्रोसेस होता है, अगर मैं उसको ड्रॉ करके आपको बताऊं, तो मेरे पास फॉर एग्जांपल ये एक लीफ है, ठीक है, ये मेरे पास एक लीफ है। इस लीफ के अंदर ये एक मिड सी वेन आ रही होती है, ठीक हो गया, ये एक मिड वेन मेरे पास आ रही होती है, और यहाँ पे मेरे पास दूसरी वेन्स निकली हुई होती है। लीफ इस तरीके का होता है। ट्रांसपायरेशन तो ये होगा कि वाटर सरफेस के ऊपर आ जाता है, एवेपोरेट हो जाता है वो। गटेशन के अंदर क्या होता है, रात के टाइम पे वो वाटर इन पोर्स में से, इन पोर्स का नाम होता है हाइडाथोड, हाइडाथोड। ये पोर्स होते हैं, इन पोर्स के अंदर से वाटर बाकायदा लिक्विड फॉर्म में निकलता है, वेपर फॉर्म में नहीं, लिक्विड फॉर्म में निकलता है, और पत्तों से गिरना शुरू हो जाता है, पत्तों से गिरना शुरू हो जाता है। जंगलों के अंदर हमारे पास ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके पास जब ज्यादा बारिश होती है ना, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो हमारे पास होते हैं, जिन इलाकों में बहुत ज्यादा बारिश, हर वक्त ही बारिश होती रहती है, वहां पे जो पत्ते होते हैं ना, वो गटेशन करते हैं, वो ट्रांसपायरेशन नहीं करते ज्यादा, वो गटेशन ज्यादा करते हैं। गटेशन होती कैसे, वो पत्तों के ऊपर से पानी अपने आप निकलना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो इतना ज्यादा पानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं बारिश की वजह से, तो पानी, एक्स्ट्रा पानी को रिमूव वो गटेशन के थ्रू करवाते हैं, तो वो साफ पानी हमारे पास सारा का सारा बह रहा होता है। तो जो लोग हमारे पास जंगलों में गुम हुए होते हैं, उनको पत्तों के ऊपर से पानी गिर रहा होता है, हालांकि बारिश कहीं नहीं हो रही, लेकिन पत्तों के ऊपर से पानी गिर रहा है, तो वो उस पानी को जमा करके पी लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो पानी फ्रेश पानी होता है, प्लांट ने एक्सक्रीट किया वो पानी हमारे पास, तो वो पानी हमारे पास फ्रेश पानी होता है। ये गटेशन का प्रोसेस कहलाया जाता है, वो पूरा का पूरा लिक्विड फॉर्म में हमारे पास वाटर गिरना शुरू हो जाता है। ये डायग्राम आपके पास बनी हुई है भाई, ये आप देखिए कि यहाँ पे गटेशन हो रही है, पानी बाकायदा टपक रहा है यहाँ से, ये बूंदे हैं पानी की, ये बूंदे हमारे पास गिर रही है पानी की, मार्जिन से, साइडों से ठीक हो गया। अच्छा, plants modify their leaves size, structure and structure of stomata to control the rate of transpiration. ट्रांसपायरेशन जो हमारे पास मेंटेन होती है, वो प्लांट्स जो होते हैं अपनी शेप, जो लीफ का उनका शेप होता है, जो लीफ का उनका स्ट्रक्चर होता है, जो स्टोमेटा का स्ट्रक्चर होता है, उसको वो चेंज करते रहते हैं, ताकि वो ट्रांसपायरेशन के रेट को कंट्रोल कर सके। अगर ट्रांसपायरेशन ज्यादा करानी तो लीफ क्या करते हैं, वो लीफ खुले खुले से हो जाते हैं, बहुत चिपटे से लीफ हो जाते हैं, और उनके स्टोमेटा खुल जाते हैं, वो ट्रांसपायरेशन ज्यादा हो जाती है। अगर ट्रांसपायरेशन ज्यादा नहीं करानी होती तो क्या होता है, वो स्टोमेटा बंद हो जाते हैं, या फिर वो लीफ अपना स्ट्रक्चर चेंज कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक नॉर्मल जंगल का पत्ता है, वो क्या होगा, नॉर्मल सा एक लीफ होता है, लेकिन अगर मैं ही डेजर्ट के अंदर एक प्लांट लूं, कैक्टस लूं,
तो कैक्टस के लीफ तो नहीं होते, लेकिन कैक्टस के लीफ क्या होते हैं, नीडल की फॉर्म में होते हैं। तो नीडल की फॉर्म में वो किस वजह से होते हैं, ताकि उनकी ट्रांसपायरेशन कम हो, जितना सरफेस एरिया कम हो जाएगा उतनी ट्रांसपायरेशन कम हो जाएगी। तो नीडल की फॉर्म में जब लीफ हो जाते हैं तो सरफेस एरिया बचता ही नहीं है, ट्रांसपायरेशन हो ही नहीं पाती। तो कैक्टस अपने वाटर को जो है वो सेव करके रख लेता है आराम से। लेकिन जो रेन फॉरेस्ट या जंगल के अंदर जो पत्ते होते हैं वो फैले हुए होते हैं, क्योंकि उनको पानी तो मिल ही जाना है, बारिश हो जानी है, पानी मिल जाना है, तो वो फैले फैले हुए पत्ते होते हैं, वो आराम से ट्रांसपायरेशन करा सकते हैं। ये चीज हमारे पास होगी। Plants produce some secondary products like latex, resin and gum. आपने ये चीज देखी होगी, कभी कभी पेड़ों के ऊपर से ना एक येलो कलर का सब्सटेंस निकल रहा होता है, जो चिपचिपा सा हमारे पास सब्सटेंस होता है, या तो व्हाइट कलर का प्रोड्यूस हो रहा था पत्तों के बीच में से, अगर आप पत्ते तोड़े तो आपको बीच में से एक व्हाइट कलर का सब्सटेंस निकल रहा होता है, ठीक है। या फिर पेड़ की जो शाखें होती है, पेड़ का जो दरख्त हमारे दरख्त दरख्त जो होता है हमारे पास, उसके अंदर से एक येलो कलर का लिक्विड निकल रहा होता है, जो चिपक 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 सा होता है। वो गम भी होती है, वो लैटेक्स भी होता है, उसको रेजिन भी कहते हैं। वो प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं हमारे पास। ये सेकेंडरी प्रोडक्ट्स हमारे पास क्या होते हैं, ये सेकेंडरी प्रोडक्ट्स इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक है, डिसॉल्व नहीं हो सकते पानी के अंदर। ये हार्मलेस कंपाउंड होते हैं, इनसे कोई हार्म नहीं होता, कोई मुश्किल नहीं होती, लेकिन जस्ट ये हमारे पास इनसॉल्युबल कंपाउंड्स होते हैं। some plants produce special types of gums, for example neem or kikar. The extra amount of these are removed from special pores called lenticels. The coniferous plants produce resins like material, while the rubber plants produce latex, which remove from scar like openings. अच्छा, प्लांट्स हमारे पास डिफरेंट सेकेंडरी सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करते हैं। सेकेंडरी सब्सटेंसेस के अंदर आपके पास लैटेक्स आ जाता है, आपके पास रेजिन आ जाता है, आपके पास गम आ जाता है। ये तरह तरह के सब्सटेंसेस हैं जो प्लांट्स अपने अंदर से प्रोड्यूस करते हैं, जो कि इनसॉल्युबल होता है और हार्मलेस होता है। तो हर पेड़ अलग अलग किस्म का प्रोड्यूस करता है। नीम और कीकर के दरख्त जो होते हैं वो अलग किस्म का लैटेक्स प्रोड्यूस करते हैं, दूसरे पेड़ अलग किस्म का लैटेक्स प्रोड्यूस करते होंगे। ये लैटेक्स जो हमारे पास इनकी अमाउंट होती है वो ये एक्सक्रीट कहाँ से होते हैं, ये लेंटिसल से होते हैं। ये स्पेशल पोर होते हैं दरख्त के अंदर, उसके अंदर से ये चीजें हमारे पास एक्सक्रीट होती है, बहना शुरू हो जाती है उसमें से। तो वो चीजें लेंटिसल से एक्सक्रीट होती है, ये स्पेशल पोर होता है प्लांट्स और ट्रीज के अंदर। जो कॉनिफेरस प्लांट्स हमारे पास जंगलों के अंदर होते हैं, पहाड़ों के ऊपर जो हमारे पास प्लांट्स होते हैं कॉनिफेरस प्लांट्स, ये हमारे पास रेजिन लाइक मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। रेजिन मतलब ये सख्त किस्म का मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन जो रबड़ के जो प्लांट्स होते हैं, रबड़ ट्रीज जो होते हैं, वो क्या करते हैं, वो लिक्विड सा रबड़ प्रोड्यूस करते हैं, जिससे हम रबड़ वगैरह बनाते हैं, ठीक है। ये चीज हमारे पास हो गई, दोनों अलग अलग तरीके की चीजें प्रोड्यूस करना। जो कार्निवोरस प्लांट्स हमारे पास होते हैं, जो इंसेक्ट्स को खाते हैं, वो एक जेल प्रोड्यूस करते हैं। वो जेल क्या होती है, वो खुशबू वाली जेल होती है। उससे इंसेक्ट क्या होता है, अट्रैक्ट होते हैं और आके उसके ऊपर चिपक जाते हैं। वो जेल तरीके की होती है वो, और उसको वो खा जाते हैं फिर कार्निवोरस प्लांट। तो ये डिफरेंट प्लांट्स डिफरेंट सेकेंडरी हमारे पास चीजें रिलीज करते हैं, सेकेंडरी प्रोडक्ट्स वो रिलीज करते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में जो है ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट पढ़ेंगे कि ऑस्मोटिक रेगुलेशन हमारे पास प्लांट्स में किस तरीके से होती है, कितने टाइप्स के हमारे पास प्लांट्स होते हैं, उनके अंदर ऑस्मोटिक रेगुलेशन कैसे होती है।